हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज है सितंबर 12 और हम कर रहे हैं द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन। सर जो आपके साथ डेली डिस्कशन करते हैं एडिटोरियल का, आज वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ सम प्रायर कमिटमेंट्स, तो उनकी जगह मैं डिस्कस कर रही हूँ आज, ताकि आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। तो आइए आज हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला आर्टिकल है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और इस आर्टिकल को लिखा है भूपेंद्र यादव जी ने, जो हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। और ये आर्टिकल हमारे GS 3 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है क्या? ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान कंसीडर कर रही है ग्रेट निकोबार आइलैंड में। और ग्रेट निकोबार आइलैंड क्या है? ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ठीक है। फिर अब इसके अंडर इन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, तो इसमें 4 प्रोजेक्ट्स उन्होंने लाने का प्लान किया है। इसमें एक है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, फिर दूसरा हमारा है एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, थर्ड हमारा एक है गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट, और फोर्थ इन्होंने जो कंसिडर किया है यहाँ पे एक टाउनशिप बनाने का। तो ये 4 प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं इस ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के अंदर। और इसी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे लोगों को इससे शिकायत है कि ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड का वहाँ का एरिया है, उसकी इकोलॉजी है, क्योंकि वो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है काफ़ी, तो उसको ये डैमेज करेगा वहाँ की एनवायरनमेंट को। और इसी के रिगार्डिंग उनके कंसर्न्स थे काफ़ी सारे, उन्हीं को क्लियर करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। तो कुछ कंसर्न्स जो थे वो एक बार हम देख लेते हैं। कि एक तो लोगों का कंसर्न था कि ट्राइबल जो लोग रह रहे हैं इस रीजन में उनको काफ़ी इम्पेक्ट होगा। दूसरा था कि गलेथिया बे का जो एरिया है यहाँ पे उसको काफ़ी डैमेज किया जाएगा, क्योंकि अगर हम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रहे हैं तो हमें ड्रेजिंग करनी पड़ेगी, वहाँ से सोयल निकालनी पड़ेगी, उसकी वजह से काफ़ी सारे जो मरीन एनिमल्स हैं उनको डैमेज होगा। इसके अलावा भी जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो काफ़ी इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, तो उसकी इकोलॉजी भी डैमेज होगी। ये हमारा हॉटस्पॉट का भी पार्ट है, यहाँ पे काफ़ी सारे वल्नरेबल एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स भी मिलते हैं, तो इसी के लिए ये सारे इश्यूज थे, कंसर्न थे सिविल सोसाइटी के और बाकी मेंबर्स के। तो इन्होंने उसको सॉल्यूशंस उनके बताए हैं या उसको क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है। तो पहला जो इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये इकोलॉजिकली डैमेज नहीं कर रहा है, इसके लिए पूरे प्लान्स लिए गए हैं। इन्होंने बताया कि कैसे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को फुली फॉलो किया गया है। ये हमारा एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी हम इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स जब ले रहे हैं तो उसके क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं उनको कंसिडर किया जाता है, और अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं एनवायरनमेंट पर तो उनको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, उसके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसी के लिए इन्होंने बताया कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का डिटेल्ड स्क्रूटनी हुआ है और उसी के रिलेटेड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान भी बनाया गया है। तो जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान जो होता है वो EIA के बाद में आता है हमारा, और इसमें मिटिगेशन मेजर्स बताए गए हैं ताकि इम्पैक्ट जो भी हो रहा है इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन की वजह से या फिर उसके ऑपरेशन फेजेस के ड्यूरेशन में उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। फिर इन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट है वो कमिटेड है एनवायरमेंटल और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के रिगार्डिंग, और इसके लिए इन्होंने बताया कि कैसे 81.55 करोड़ रुपीज़ है वो ऑलरेडी रिलीज़ करे जा चुके हैं फॉर इनिशिएटिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्लान्स। तो इन्होंने बोला कि ऑलरेडी हम जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग काम करते हैं उनको हम 81.55 करोड़ रुपीस दे चुके हैं। फिर इसके अलावा इन्होंने बताया कि एक रिस्क असेसमेंट जो स्टडी हुई है उसको 2
सोर्सेज के बेसिस पे अंडरटेक किया गया है, उसमें एंथ्रोपोजेनिक यानी कि जो मैन मेड होता है और नेचुरल दोनों डिजास्टर के रिलेटेड क्या वल्नरेबिलिटी हो सकती है और क्या उसका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, वो भी उसके अकॉर्डिंग ही बना दिया गया है। फिर इन्होंने डिस्कस किया कि कैसे जो ट्राइबल एरिया है उसको हम डैमेज नहीं कर रहे हैं या कोई भी ट्राइब्स हैं उनको हार्म नहीं हो रहा है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे पहले बताया कि 3 फेजेस में हमारा प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर बात करें कि क्या क्या ऐसे प्लान्स हैं जो लिए गए हैं, इसको हम रब कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या ट्राइबल्स के लिए सॉल्यूशंस क्या क्या लिए गए हैं, उन्होंने कैसे इंश्योर किया गया है कि कोई भी ट्राइब यहाँ पे इम्पेक्ट नहीं हो रही है। तो ट्राइबल वेलफेयर के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं वो हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला हमारा इन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि ना ही तो निकोबारीज और ना ही शोम्पेन दोनों ट्राइब्स को ही डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा किसी भी रीज़न से। फिर दूसरा इन्होंने बताया, पहला तो बोला कि डिस्प्लेस नहीं करेंगे, नो डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद दूसरा इन्होंने पॉइंट बताया कि एक कमेटी बनाई गई है ताकि वेलफेयर इंश्योर कर सके निकोबारीज और शोम्पेन ट्राइब का जब प्रोजेक्ट बन रहा है या उसके ऑपरेशन फेजेस चल रहे हैं उस ड्यूरेशन में, कि किसी भी ट्राइबल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ रही है, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। फिर इसके अलावा इन्होंने बताया कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है हमारा, उससे भी ड्यू डिस्कशन की गई है कि कैसे जो भी ट्राइबल्स वहाँ पे रह रहे हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, इसके रिगार्डिंग भी उन्होंने डिस्कशन कर ली है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने बताया कि जो ट्राइबल रिजर्व का एडजस्टमेंट है, यानी कि नेट जो उनको, ये हमारा कोई भी रीज़न है मान लीजिए और ये ट्राइबल रिज़र्व हमने डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि ट्राइबल लोग यहाँ पे आराम से रह सकते हैं और कोई भी डेवलपमेंट काम नहीं होगा यहाँ पे, या बाहर के लोग यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे ट्राइबल कल्चर के साथ। तो अब क्या किया है, क्योंकि कुछ एरिया जो ट्राइबल रिज़र्व का था लगभग 88 स्क्वायर किलोमीटर वो आ रहा था इस प्रोजेक्ट के एरिया में, तो वो इन्होंने क्या किया है, वहाँ से डिस्प्लेस करके कहीं दूसरी जगह उसको ट्राइबल रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है, इसको डी नोटिफाई कर दिया है, यानी कि अब यहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ली जा सकती हैं और उसको कहीं और डिक्लेयर कर दिया है ट्राइबल रिजर्व उसी आइलैंड में। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि जो टोटल रिजर्व डिक्लेयर किया गया है नया, वो ऑलमोस्ट 3 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एक्स्ट्रा ही देता है ट्राइबल्स को। तो ओवरऑल ट्राइबल्स को बेनिफिट ही हुआ है अगर लैंड का एरिया देखा जाए। फिर उन्होंने बताया कि जो पॉलिसीज़ हैं ट्राइबल्स की, एक है जरावा पॉलिसी और एक है हमारी शोम्पेन पॉलिसी। तो जरावा पॉलिसी है 2004 की और शोम्पेन पॉलिसी है हमारी 2015 की। इनके अंडर कुछ कमेटीज़ बनाई गई हैं जिनसे कंसल्ट करना ज़रूरी होता है जब भी कुछ वेलफेयर एक्टिविटी ले रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या कुछ भी एक्टिविटी अगर ट्राइबल रीजन में लेनी होती है तो उसमें वो कमिटीज़ हमारी पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसके अंडर AAJVs हैं जो कि अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति बोला जाता है जिनको, तो उनसे भी ड्यू कंसल्टेशन किया गया है ताकि कोई भी इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन अफेक्ट ना हो एडवर्सली, और किसी भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल्स को अलाउ नहीं किया जाएगा, ये उन्होंने साफ साफ बात करी है। और एक कॉम्प्रीहेंसिव कंसिडरेशन ऑफ इकोलॉजिकल, सोशल एंड स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स हैव बीन टेकन। तो जो भी हमारी ट्राइबल्स रह रही हैं उनको कंसिडर करते हुए इकोलॉजिकल, सोशल और स्ट्रेटेजिक सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया गया है। फिर उसके बाद अगर हम डिस्कस करें, उन्होंने बोला कि कुछ 130 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है हमारा, वो हमारा इसमें आएगा इस प्रोजेक्ट के अंडर, जो 2% है टोटल एरिया का अंडमान एंड निकोबार का।
तो अब इसका जो फॉरेस्ट एरिया है इसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो जो हमारा एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, ये हमें प्रीलिम्स में भी ये फैक्ट पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट के अंडर या क्या ऐसा एक प्रोविज़न है हमारा कि अगर किसी स्टेट में 75% से ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया है और उस एरिया में अगर हम किसी फॉरेस्टेड एरिया में कुछ प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो उसका जो कंपनसेटरी फॉरेस्ट है वो हम किसी दूसरे स्टेट में भी उस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो फेज़ 1 का जो डिफॉरेस्टेशन का कंपनसेशन है उसको हरियाणा में किया जा रहा है। वहाँ पे 92 स्क्वायर किलोमीटर का अराउंड 97.30 स्क्वायर किलोमीटर का अराउंड जो एरिया है उसको वहाँ पे फॉरेस्ट लैंड में डाइवर्जन किया जाएगा। तो यहाँ पे जो एरिया खर्च हो रहा है उसका कंपनसेशन हरियाणा में हो रहा है। तो ये पॉसिबल है हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंडर। तो इस फैक्ट को हमें याद रखना है। फिर उसके अलावा क्या है यहाँ पे, अब इस प्रोजेक्ट का अगर हम टोटल देखें कि फ़ायदा क्या हो रहा है, हमने ये तो देख लिया कि ये सारी चीज़ें हमने कंसिडर कर ली कि किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, फॉरेस्ट भी हमारा हम डाइवर्ज करके दूसरी जगह पे उसको कर रहे हैं कंपनसेशन में, ट्राइबल वेलफेयर भी इंश्योर किया है हमने, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को भी कम्प्लीटली फॉलो किया है। तो अब इन सब को देखते हुए कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं इस प्रोजेक्ट के ऐसे कि हमें ये करना ज़रूरी है। तो पहला है कि ये हमारा इंडियन ओशन में मैरीटाइम और डिफेंस प्रेजेंस बढ़ाएगा। तो फर्स्ट इज़ दिस, हम इसको यहाँ पे ही लिख लेते हैं। आप चाहें तो ये पॉइंट साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के हमारे बेनिफिट्स क्या हैं? तो पहला है हमारा कि इंडियन ओशन रीजन में हमारा स्ट्रेटेजिक और मैरीटाइम प्रेजेंस को इंश्योर करेगा ये प्रोजेक्ट। अब जो ट्रांसशिपमेंट कॉरिडोर बन रहा है, हमारा कंटेनर टर्मिनल बन रहा है, उसकी वजह से हमारा मैरीटाइम प्रेजेंस भी रहेगा वहाँ पे। और स्ट्रेटेजिकली कैसे इम्पोर्टेंट है, ताकि चाइना को कंटेन कर सके हम इस रीजन में बढ़ने से। दूसरा, हमारा जो मलक्का स्ट्रेट है जो कि एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है, यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर अवे है, उसको भी प्रोटेक्ट कर सकें। और मलक्का स्ट्रेट की इम्पोर्टेंस इस बात से हम लगा सकते हैं कि अराउंड 1/3 ऑफ जो ग्लोबल ट्रेड है वो इस रीजन से पास करता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो फिर इसके अलावा हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट है कि ये दूसरा हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट है कि जो हमें ट्रांसशिपमेंट करने के लिए जो पैसा श्रीलंका को देते हैं वो हमारा इंडिया के पास रहेगा। फिर इसके अलावा हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। और यहाँ पे इन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड भी क्या मेजर्स लिए गए हैं उसके बारे में भी बात की है कि पहला तो जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो बाकी एनवायरमेंटल स्टडीज़ को कंडक्ट करने में अपना योगदान देते हैं, जैसे कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, या सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थिनोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री हो गया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया। ये दोनों हमारे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अंदर, और ये हमारी दोनों स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं जो कि एनवायरनमेंट रिसर्च को कंडक्ट करती हैं। ये हमारा एनिमल के केसेस में और ये हमारे प्लांट के केसेस में। जूलॉजिकल इज़ फॉर एनिमल्स एंड बोटेनिकल इज़ फॉर प्लांट्स। तो इन्होंने, और उसके बाद सलीम अली सेंटर जो है ऑर्थिनोलॉजी, ये रिलेटेड है हमारे एवियन लाइफ से रिलेटेड, यानी बर्ड्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड, वहाँ पे वो रिसर्च करते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी जो कि एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे इश्यूज़ आ सकते हैं पॉसिबल, उनकी स्टडी कंडक्ट कर रही है अंडमान और निकोबार आइलैंड में। फिर उसके अलावा इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने हिस्टोरिकल डाटा सेट्स को खंगाला है और उसके हिसाब से लोकल इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट को पढ़ा है, और रिसर्च और डाटा के बेसिस पे उन्होंने
जो सेवरल डिकेड्स तक लिया गया है उसके बेसिस पे इन्होंने ग्रीन फ्लैग दिया है हमारे इस प्रोजेक्ट को, जिसको कंसिडर करते हुए ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया है। फिर इसके अलावा इन्होंने बताया कि वाइल्ड लाइफ का जो मूवमेंट है वो बराबर चल सके फॉरेस्ट और सी शोर के अक्रॉस, तो उसके लिए पैसेजेस बनाए जाएंगे, उनको बोल रहे हैं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, और वो 8 लोकेशंस पे बनाए जा रहे हैं। फिर इसके अलावा इन्होंने बताया कि कैसे हम वेलफेयर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक साथ लेके चल रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड्स लिए गए हैं ताकि लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन हो सके शोम्पेन और निकोबारीज कम्युनिटीज़ की। और फिर हमारा कंक्लूज़न है लास्ट में कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, ये सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है इकोलॉजी का, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स, सारे कीवर्ड्स डाल दिए हैं इन्होंने कि इन सारी चीज़ों को ये एक साथ हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर रहा है और इंडिया के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक और डेवलपमेंटल इंटरेस्ट को इंडियन ओशन रीजन्स में प्रोटेक्ट कर रहा है अलोंग विद प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। यानी ये बोल रहे हैं कि ये एक केस स्टडी की तरह यूज़ किया जा सकता है इन द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कि कैसे एनवायरनमेंट और इकोनॉमी पैरेलली चल सकती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। बाकी सर कंटिन्यू करेंगे आपके साथ। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।